और मैं एक खुशी का समाचार आपको बता दूं आपके माध्यम से, नैनो का यूरिया प्लांट बेगूसराय में शुरू होने वाला है। इसकी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। आज मैं सार्वजनिक तौर से पहली बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बेगूसराय की मिट्टी पर आपका फिर से अभिनंदन करते हैं, चूंकि बेगूसराय की वो झलक जो राज्यसभा में दिखी है पिछले दिनों, वो बेहद गौरवान्वित करने वाला पल था। इसके लिए हम बीटी न्यूज़ की तरफ से आपको धन्यवाद भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है श्रीमान कि कोई कॉलेज हमारे यहाँ संस्कृति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो संस्कृति शिक्षा का अमूल्य हिस्सा होता है, और बेगूसराय में जितने कॉलेज बने, अंग्रेजों के ज़माने में बने, उसके बाद कोई 1888 में बना, कोई 1938 में बना, कोई 1958 में बना, उसके बाद किसी भी प्रकार से कोई भी शैक्षणिक नई व्यवस्था नहीं दी गई। जब 2 लाख आबादी थी तब इतने सारे चीज़ थे। आज 12 से हम ऊपर हो रहे हैं, 12 लाख से ऊपर, हमारे यहाँ कोई शिक्षा की अलग से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। देखिए, बेगूसराय एक समय में पूरे उत्तर बिहार में शिक्षा का केंद्र था, और अभी भी यहाँ के कॉलेज में दूसरे ज़िले के लोग आते हैं। लेकिन जिस दुर्भाग्यपूर्ण समस्या की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया है, ना सिर्फ कॉलेज की संख्या बढ़ने में अवरोध आया है, बल्कि कॉलेज में जितने अस्थायी शिक्षक होने चाहिए नहीं हैं। जीडी कॉलेज में जितने छात्र हैं, उनका यदि 5वां हिस्सा भी एक दिन आ जाए तो कॉलेज में तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस दुर्भाग्यपूर्ण समस्या के प्रति मैंने बिहार के माननीय राज्यपाल श्रीमान अलेकर जी से पिछली बार मिलने पर ध्यान आकृष्ट कराया था, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बेगूसराय के विकास की गति शिक्षा के क्षेत्र में थम सी गई है। हम राष्ट्रकवि दिनकर जी की इस धरती पर यदि स्कूल कॉलेज शिक्षकों के लिए रोएं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन होगा। नए विद्यालय, नए महाविद्यालय और रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ अपेक्षित है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से रेल के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, वैसी ही प्रगति शिक्षा और स्वास्थ्य में होगी। आयुष्मान भारत की बात आप सब जगह गांव चलो अभियान में भी बताए जा रहे हैं, आपके वो पत्रक में भी उसको शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत की स्थिति यह है श्रीमान गांव में कि किसी पंचायत भवन को रंग रोगन करा करके आयुष्मान भारत लिख दिया जाता है, वहाँ पे कुत्ते बैठे मिल जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुत्ते तो कहीं भी बैठ सकते हैं। नहीं सर, बैठे मिलते हैं, हमारे दरवाजे पर ही बैठ जाते हैं। तो उनको एक लाइसेंस मिला हुआ हर जगह जाने आने का। कभी कभी बने हुए खाने के डेगची को भी लेकर वो बाहर चला जाता है। तो ऐसे मेरा अभिप्राय वहाँ के कर्मी मेरा अभिप्राय भी है कि ऐसे कुत्ते हर जगह आपको हर रूप में मिलेंगे। मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा दिया, लेकिन आयुष्मान भारत में बहुत प्रगति हुई है। आज पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी गरीब व्यक्ति के घर का व्यक्ति यदि बीमार होता है तो 5 लाख रुपए की राशि इलाज के लिए मिल रही है। इसकी कल्पना भारत तो दूर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन के लोग भी नहीं कर पा रहे। यह योजना जिस तेजी से बढ़ी है, हर गांव में आपको आयुष्मान के कार्ड धारक मिलेंगे, और इसका कैंप लगाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से पिछली सरकार में, यहाँ के स्थानीय प्रशासन में थोड़ी अवरोध हुई थी। अब मुझे उम्मीद है कि नई सरकार बनने के बाद ये अवरोध भी दूर होगा। ये डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। हम आशा करते हैं कि आयुष्मान कार्ड जिन लोगों का नहीं बना उन्हें भी बनेगा। बेगूसराय के लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं कि हम कब तक भाड़े के सांसद पर काम करेंगे, हमारे यहाँ के कोई बेटा क्यों नहीं सांसद होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद होता है, और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तो बेगूसराय के बेटा को सांसद बनना चाहिए। हमें भाजपा के सांसद से क्या लेना देना, हमें बेगूसराय के बेटा को सांसद बनाना है। देखिए, मथुरा बाबू से लेकर शत्रुघ्न बाबू होते हुए, सूर्यनारायण बाबू होते हुए, गिरिराज जी तक सभी सांसद बेगूसराय के सांसद रहे हैं। मैं इतना ही कहता हूँ, सांसद कहीं का कोई रहे, वो मिट्टी से जुड़ा हो, जनता के दिल से जुड़ा हुआ हो। मतदान होना ना होना से ज़्यादा महत्वपूर्ण मोदी जी मानते हैं कि
कि आप जनता के बीच जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आप जनता से रूबरू करते हैं कि नहीं करते हैं, जनता आपको अपना समझती है कि नहीं समझती है। मोदी जी की सारी योजनाओं में सांसदों को आगे रखा गया। जब कोरोना था, जब लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, मोदी जी ने अपने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की, प्रेरणा दी, स्वयं वे बाहर गए कि आप लोगों के सुविधाओं का ख्याल रखिए। तो मुझे उम्मीद है कि बेगूसराय की प्रगति की जो अपेक्षा है वो पूरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मस्तिष्क में, मन में वो बेगूसराय प्राथमिकता में है, तभी तो आप देख रहे हैं NURL। और मैं एक खुशी का समाचार आपको बता दूं आपके माध्यम से, नैनो का यूरिया प्लांट बेगूसराय में शुरू होने वाला है। इसकी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। आज मैं सार्वजनिक तौर से पहली बार बोल रहा हूँ। और मैंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी पहले राज्यसभा में सवाल उठाया, तो शायद राज्य मंत्री जी का जवाब था कि इस पर अभी विचार नहीं हुआ, लेकिन तब तक ये निर्णय हो चुका है। मंडाविया जी ने मुझे कहा कि ये निर्णय हो चुका है, बेगूसराय में नैनो यूरिया प्लांट खुल रहा है। शामहो पुल की कहाँ तक बात पहुंची, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, शामहो पुल स्वीकृत हो गया है। जब गजट में कोई आ जाता है, भारत सरकार के गजट में शामहो पुल आ गया है, लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है। शामहो पुल को NH-31 की तरह एक नंबर मिलना है। जब तक नंबर नहीं मिलता तब तक टेंडर नहीं होता है। नंबर मिलने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही नंबर मिल जाएगा और अन्य जो अदृश्य कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, तो मुझे लगता है शामहो पुल शुरू हो जाएगा। यदि कुछ कठिनाइयाँ नहीं होती तो 2024 में हम शामहो पुल पर ही रहकर ये साक्षात्कार करते। लेकिन हमें उम्मीद है कि शामहो पुल का टेंडर महीने 2 महीने में हो जाएगा। एक सवाल और श्रीमान, कि बेगूसराय के लोग बहुत आशान्वित हैं आपसे, लेकिन पिछला जो इतिहास देखा जाता है, जिससे कई कार्यकर्ता जो 1980 के दशक के कार्यकर्ता जो आपके बेगूसराय में हैं, काफ़ी हतोत्साहित और निराश हो चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आज हमारी स्थिति यह है कि पार्टी में बूढ़ी औरत समझ करके लोगों ने किनारा कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अचानक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, कभी फ़ोन चला जाता है, तो स्वयं उनसे साक्षात्कार करते हैं। यदि किसी भी वरिष्ठ कार्यकर्ता का या वरिष्ठ नागरिक का अपमान या उनकी उपेक्षा या अवहेलना होती है, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद को जिन लोगों ने खड़ा किया है, ये लाल रंग से रंगी हुई ज़मीन पर जिन लोगों ने भगवा का बीज बोया, भगवा के पेड़ को बड़ा किया, आज हम भगवा का फल खा रहे हैं। आज बेगूसराय में हम जय श्री राम का नारा लगाने में या वंदे मातरम कहने में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में, दीनदयाल जी का नाम लेने में, कहीं भी सभा करने में डरते नहीं। एक समय ऐसा था, उन्हें हसुआ गेहूँ पीछा करता था, लोग जान बचाते चलते थे, लोगों की हत्याएं होती थी, राजनीतिक हत्याएं होती थी। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बुनियाद बनाया है उनका हम सम्मान करते हैं। यदि कहीं किसी की उपेक्षा हुई है किसी के भी द्वारा, तो उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। और आज देखिए श्री बाबू की कर्मठता। बात सर माफ़ी मांगने की नहीं है, बात सर अवसर लेने की है, बात सर अवसर देने की है। पार्टी के तरफ से आपके पास सारे कार्यकर्ता रहते हैं, फिर भी ऊपर से टपका दिए जाते हैं कि अब आपको इसी के लिए जिंदाबाद करना होगा। समस्या यहाँ पे आके खड़ी है। नहीं, देखिए, ये सब पार्टी की जो बातें पार्टी करेंगे। जैसे मैं श्री बाबू का उदाहरण देता हूँ, ये एक समाज में एक उदाहरण है, बीजेपी ही नहीं सभी पार्टियों के लिए उदाहरण है कि किस कर्मठता के साथ वह ठंड में इनके घर गया, इनसे मिलने के लिए अभी 1 महीने पूर्व। और मैं कहा कि मैं तो मिलने के लिए गया था, मुझे आगे राधा बाबू जो पूर्व अध्यक्ष थे उनके पास जाना था, जो आपने बात उठाई, राधा बाबू के घर जाना था। श्री बाबू स्वयं तैयार हो गए, उतनी ठंड थी, मैं रोकता रहा श्री बाबू को कि आप मत जाइए, लेकिन ये तैयार नहीं हुए, बोले मैं जाऊँगा। तो हमारी पार्टी में एक परिवार की पार्टी है, कहीं किसी से भूल हो सकती है, लेकिन भूल सुधारने की क्षमता जिसमें है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। एक सवाल, लास्ट सवाल सर, सिंघौल में एक स्टेशन के विषय में, हॉल्ट के विषय में काफ़ी दिनों से चर्चा रही, हॉल्ट बना भी फिर डेड हो गया। आज आप उस क्षेत्र में भी हैं, इस क्षेत्र की जनता आपको निहार रही है। विपिन बाबू ने उसकी विस्तार से चर्चा की। देखिए, सिंघौल में हम लोग गए थे और एक बार नहीं 2 बार गए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा DRM साहब को बताया,
और जो सोनपुर में मीटिंग हुई थी उसमें भी सिंघौल का मुद्दा उठा है, ये एजेंडा में आ गया है। सिंघौल से अप्रोच पथ, मैंने कहा रात को माँ और बहन बेटी की बात तो दूर, कोई नौजवान भी नहीं जा सकता है। अगर अपराधी से खतरा नहीं होगा तो सांप और बिच्छू से खतरा है, पत्थर से टकराने का खतरा है। इस बात को स्वीकार कर लिया गया। चूँकि बजट करोड़ में है तो स्थानीय स्तर पर नहीं होकर ये प्रस्ताव ऊपर भेज दिया गया है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, सिंघौल हॉल्ट का पुनर्निर्माण होगा और आने वाले दिनों में अगर ईश्वर की मदद रही तो सिंघौल न्यू बेगूसराय के स्टेशन के रूप में स्थापित होगा। बीते 2023 में कई सारी दुखद घटनाएं बेगूसराय को झेलनी पड़ी है, जैसे रजौरा में, जैसे खातोपुर में, जैसे बलिया में। इन तमाम जगहों पे बहुत सारे ऐसे लोग, निर्दोष लोग, जो आज मुकदमे के जाल में फंसे हुए हैं, लोग मज़े ले रहे हैं और वो आपके वोटर हैं, कोई आपके कार्यकर्ता हैं और उनके बच्चे आज एक बिस्किट के लिए परेशान हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि मुकदमा हम लड़ेंगे, फ्री में लड़ेंगे, और लोग आज फरार घूम रहे हैं। सरकार आपकी बनी है, कुछ तो करिए। देखिए, जिन निर्दोष पे मुकदमा हो उन पर वापस लेना चाहिए। जहाँ तक बलिया में जब सांप्रदायिक दंगे की स्थिति हुई, हम सब गए, न सिर्फ दंगा को आगे बढ़ने से रोका बल्कि यह भी घोषित किया कि हिंदुओं के त्यौहार पर मुसलमान फूल बरसाएगा, मुसलमानों के त्यौहार पर हिंदू फूल बरसाएगा। संघर्ष और दंगा समाधान नहीं है। समाधान भाईचारा, भ्रातृत्व और आपसी संवाद है। दुनिया की कोई समस्या नहीं है जिसको संवाद से दूर नहीं किया जा सकता है। और बलिया में जब 200 लोगों पर एफआईआर था, मैंने एसपी साहब से बात की, हम लोगों ने पूरा दिन बिताया, उस संख्या घट के 79 हुई है। लेकिन अभी तक वो पुलिस भी उस पर स्थिरता से काम कर रही है। इश्तिहार चिस्पा कर दिए और नहीं, वो तो पुलिस अपनी, जब एक बार एफआईआर होता है तो, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मुसलमानों ने भी गिरफ्तारी की मांग नहीं की है। और दोनों पक्ष इसको खत्म करने की आस में बैठे हैं। मैं उम्मीद करता हूं खातोपुर, बलिया और रजौरा, सर खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं खत्म होगा तो बलिया के माथे पे ये कलंक पुलिस प्रशासन से बात करूंगा। और चूंकि एक बार मुकदमा एफआईआर हो जाता है तो उसको खत्म करने की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पुलिस इस पर बहुत सख्ती नहीं बरते हुए चीज़ों को देखती है कि इसके पीछे प्रायोजित मंशा है। जो दंगा स्वाभाविक तरीके से होता है, एक प्रायोजित तरीके से किया जाता है, प्रायोजित दंगा नहीं होना चाहिए। सरस्वती पूजा है, लोग डरे नहीं। देखिए, भारत में सरस्वती पूजा में डरने का कोई कारण नहीं है। मैं उन क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ जहाँ हिंसा पूर्व में, जहाँ डर है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। मैं सरस्वती पूजा, सरस्वती की मूर्ति लेकर घूमता हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है और कोई करना भी नहीं चाहता है। देखिए, कुछ ही लोग होते हैं जिनकी मंशा किसी समुदाय का हित नहीं होता है, किसी समुदाय का हित नहीं होता, उनकी मंशा कुछ और होती है। खास करके चुनावी वर्ष में इस तरह की मंशा और बढ़ जाती है। आप देखेंगे 25 के लेके फिर 28 तक ये ठीक रहेगा, फिर 29 में समस्याएं आएंगी। तो मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी ताकतों को दरकिनार करें, हाशिए पर डालें, शिनाख्त करें, कोई बड़ा हो या छोटा हो, जो समाज में दंगा कराता है, समाज को तोड़ता है, समाज के सौहार्द को, जातीय दंगा हो या सांप्रदायिक दंगा हो, हमें बेगूसराय एक परिवार की तरह है, उसको हम टूटने नहीं देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम पर क्या कहें? देखिए, उन्होंने सही निर्णय लिया है। वो हिंदू धर्म पर हो रहे अपमान और भगवान राम के मंदिर के बहिष्कार से जो उन्हें एक आहत हुए हैं, इसके कारण उन्होंने निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी उनको निकाल नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी स्वयं हिंदुओं के हृदय से निकल चुकी है। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, जिन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे बेगूसराय के स्थानीय मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लेते हुए उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपने देखा। आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में अपना विचार व्यक्त करिए और बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये नारा कि अब की बार 400 पार पर आपकी क्या है विचार।